कभी आपने सोचा है कि इस तरह के ऑफशोर पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स में बिजली कहां से आती है और कौन सी केबल्स का इस्तेमाल इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तक बिजली पहुंचाने में होता है। कई बार किसी देश से ये प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर दूर होते हैं और 100 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइंस इन प्रोजेक्ट्स तक बिजली पहुंचाने के लिए बिछाई जाती हैं। ये खबर करीबन 1 साल पुरानी है, जिसमें भारत अराउंड 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके यूएई और सऊदी अरेबिया तक पावर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाएगा और ये दोनों ही देश आगे चल के भारत में बनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे। पर इस वीडियो में मैं आपको ये न्यूज फिर से दोहरा के बोर नहीं करने वाला, बल्कि आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने इस मेगा प्रोजेक्ट में यूरोपियन कंपनीज का पत्ता ही साफ कर दिया। अगर यही एग्रीमेंट 2010 में साइन हुआ होता तो शायद हमें यूरोपियन कंपनी से कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की भीख मांगनी पड़ती और ये 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शायद हमें 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का पड़ता। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्यों हम कई सालों तक इसके लिए यूरोपियन देशों के आगे पीछे घुमा करते थे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के काफी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। इनफैक्ट ये दोनों ही देश अपनी 90% बिजली पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से प्रोड्यूस करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि इतने बड़े पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं तो इन देशों में बिजली काफी सस्ती पड़ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आज भारत में बिजली के जो रेट्स हैं उतने ही बिजली के रेट्स इन देशों में भी हैं। फर्क ये है कि ये देश पीने का पानी बनाने तक के लिए करोड़ों की बिजली का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए दोनों ही देश एक साल में करीबन $20 बिलियन खर्च कर देते हैं। मतलब पूरे भारत में लगभग 17 दिनों में जितना पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है उसके बराबर पैसा ये देश सिर्फ समुद्र से पानी को पीने लायक बनाने में खर्च करते हैं। कहने को ये गल्फ नेशंस काफी अमीर हैं, लेकिन बिजली पैदा करने का खर्च इन देशों की जेब पे भी भारी पड़ता है। वहीं भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर आज की डेट में करीबन 25% के आसपास है, जिसे बढ़ाकर 2030 तक 50% तक करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन इस टारगेट पे हमारे अलावा गल्फ देशों की भी नजर कई सालों से थी, क्योंकि केवल और केवल भारत में पैदा हुई सस्ती बिजली ही पानी बनाने की कॉस्ट इन देशों में कम कर सकती थी। भारत को अपना एनर्जी इंपोर्ट कम करना था और इन देशों को पीने का पानी सस्ता करना था। इसलिए 2025 में तय हुआ कि भारत में बनी जरूरत से ज्यादा बिजली ये दोनों देश इंपोर्ट करेंगे और जो भी खर्च आएगा वो भारत के पेट्रोलियम इंपोर्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो प्लान ये है कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस गुजरात और दोनों ही देशों के बीच बिछाई जाएंगी और धूप या हवा से बनी हुई बिजली ये गल्फ नेशन इस्तेमाल करेंगे। अभी सुनने में काफी सिंपल लगता है, पर असल में इसके पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी काम करती है जो पूरी पृथ्वी पे केवल 4 से 5 ही देश अपने पास रखते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट में जो भी पावर लाइंस बिछेंगी उन्हें समुद्र के नीचे से गुजरना होगा, इसलिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली नॉर्मल केबल्स को इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया जा सकता, बल्कि एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी की केबल का इस्तेमाल ऐसे प्रोजेक्ट्स में किया जाता है जो एक बार बिछने पर कम से कम 50 सालों तक एनर्जी का ट्रांसमिशन बिना रुके और कम एनर्जी लॉस के साथ कर सकती हैं। नॉर्मल केबल्स को बार बार रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे मरीन केबल्स के साथ करना पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्पेशलाइज्ड केबल्स को HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल्स कहा जाता है। इंजीनियरिंग की एक ऐसी बेमिसाल टेक्नोलॉजी है जो कई सालों से अंडर वाटर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होती आई है और कुछ मुट्ठी भर देश इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने से बचते हैं। इन केबल्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि समुद्र के नीचे 500 बार के प्रेशर को भी झेल सकती हैं। 500 बार यानी कि करीबन 500 किलोग्राम का दबाव। हालांकि इस प्रोजेक्ट में 100 बार या कहें कि 100 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर का अधिकतम प्रेशर इन केबल्स को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा समुद्र के खारे पानी में भी इन्हें सालों साल चलने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है और एक बार बिछने पर 50 से 60 सालों तक इन केबल्स को रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत के इस प्रोजेक्ट में इन्हीं केबल्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये केबल्स भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर की जाएंगी। अब मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये केबल्स अभी तक केवल फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया और चाइना ही बनाना जानता था, लेकिन भारत की 3 कंपनीज अब इस तरह की केबल्स की टेक्नोलॉजी हासिल कर चुकी हैं। जितने भी अभी ऑफशोर प्रोजेक्ट्स भारत के आसपास हैं, उन सभी के लिए अब ऐसी स्पेशलाइज्ड केबल्स भारतीय मैन्युफैक्चर से ही सोर्स की जाती हैं। ऐसी केबल्स की लंबाई मीटर्स नहीं बल्कि किलोमीटर्स में नापी जाती है और 1 किलोमीटर HVDC सबमरीन केबल की कॉस्ट अराउंड 10 से 12 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है। ये इंपोर्ट कॉस्ट है जो इस प्रोजेक्ट में यूरोपियन देश गंवाने वाले हैं और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स कमाने वाले हैं। भारत के इस प्रोजेक्ट में 3000 किलोमीटर की सबमरीन केबल्स बिछाई जाएंगी और इन केबल्स को पूरी तरह से भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब इस एनर्जी प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी और बिजली दोनों ही भारत की होने वाली है। ऐसी सबमरीन केबल्स की ग्लोबल मार्केट की वैल्यू आज करीबन $20 बिलियन की है। ऑलरेडी कई देशों के बीच ऐसी पावर ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हुई हैं और इसके थ्रू ये देश एक दूसरे से बिजली भी खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूके नॉर्वे नीदरलैंड, यूके डेनमार्क और स्वीडन जर्मनी के बीच ऐसी कई किलोमीटर्स की पावर ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हुई हैं। इससे पहले चेन्नई और अंडमान आइलैंड के बीच एक टेलीकॉम लाइन बिछाई जरूर गई थी, लेकिन ये केबल्स जापान से सोर्स हुई थी। श्रीलंका के साथ साथ गल्फ देशों तक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स अभी केवल पेपर्स पे ही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भारत के पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। ये भारत के लिए एक टेक्नोलॉजी टेस्ट भी है।
क्योंकि अगर भविष्य में भारत सिर्फ बिजली एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि उस बिजली को पहुंचाने वाली सबमरीन केबल्स टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल सप्लायर बन गया तो ये पूरी इंडस्ट्री का बैलेंस बदल सकता है। सवाल ये है, आज जब दुनिया नए अंडरसी पावर कॉरिडोर्स बनाने की रेस में लगी हुई है तो क्या अगले 10 सालों में भारत सबमरीन केबल्स मार्केट में यूरोप के डोमिनेंस को सच में चैलेंज कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझे यहां तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।